हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट्स। वीकली अपडेट जहां पर पूरे वीक का रिकैप हम आपको एक ही वीडियो में देने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस करिए इस वीक के अंदर, डोंट वरी, उसका रिकैप जो है आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं बिटकॉइन के साथ करंटली चल क्या रहा है। ओके, तो वीकली अपडेट में अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस कुछ वीक से हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर पॉसिबली हमको 27,500 $600 का एरिया देखने को मिल सकता है। पॉसिबल फिर वहां पर हमको देखना है कि प्राइस के अंदर रिजेक्शन आता है कि नहीं आता है। एंड अगर हम रिसेंटली देखेंगे भी तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो रिजेक्शन था वो हमको वापस उसी लेवल पे देखने को मिला जिस लेवल की हम बात कर रहे थे। एंड वहाँ पर भी जो लास्ट वीडियो था वहाँ पर भी वो टॉकिंग अबाउट कि अब अगर इस लेवल पे आ गए हैं, ठीक है, रिजेक्शन आया, नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए कि प्राइस यहाँ पर जब नीचे आती है चैनल पे होल्ड करती है या फिर नीचे ब्रेक डाउन कर जाती है। अब करंटली अगर हम प्राइस को देखेंगे, सो फॉर द टाइम बीइंग यहाँ का बिटकॉइन की जो प्राइस है जब हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो $27,500 तक गए। स्टिल वी डिडंट चेक 200 वीकली मूविंग एवरेज, लेकिन उससे पहले जो रिट्रेसमेंट है अभी के लिए प्राइस जो है $26,300 पे होल्ड कर रही है। अब मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई वांट टू सी इज कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर फिर से एक और अटेम्प्ट जो है वो 200 डेली मूविंग एवरेज जो है उसको टेस्ट करने का देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड जब वो मूवमेंट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई बी लुकिंग एट इज द RSI, क्योंकि इन अ वे अगर आप देखोगे एक जो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि ऑल्दो ये मूवमेंट आ सकता है, हो सकता है एट मैक्सिमम हम $30,000 तक भी यहाँ पर टेस्ट करने को चले जाएं। लेकिन अगर वो टेस्ट यहाँ पर होता भी है तो इन अ वे अगर आप देखोगे RSI ऑलरेडी अभी जिस लेवल पे है उस लेवल में थोड़ा सा मूवमेंट आता भी है कंपैरेटिवली, हम फिर भी 30,000 जाने के बाद भी यहाँ पर जो RSI लेवल है वो प्रीवियस RSI से नीचे रहेगा। इन अ वे वो डाइवर्जेंस बन जाती है। तो साफ साफ ये जो चार्ट है, जैसे कैंडल्स तो ऊपर जा रही हैं लेकिन साथ साथ RSI के साथ अगर आप मैच करोगे इट इज़ शोइंग कि एक्चुअल जो मूवमेंट है, एक्चुअल जो बाइंग है वो मार्केट के अंदर मिसिंग है। इसलिए मैं आपको पहले भी ये बोल रहा था कि इन दिस सिनेरियो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 27,500 को अगर ब्रेक किया तो चलो 30 तक चले जाए, लेकिन फिर वहां पर रिजेक्शन के चांसेस वापस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि मार्केट सेटअप अभी तक वैसा हुआ नहीं है। अब मोर इम्पोर्टेंटली देखना यहाँ पर यह है, अभी के लिए मोस्टली मैं ये देख रहा हूँ कि मंडे तक भी यहाँ पर अगर प्राइस जो है फिर से एक और रीटेस्ट करने जाती है क्या फिर उस रीटेस्ट पे फिर से रिजेक्शन होता है या फिर उस बार हम ब्रेक करके $30,000 पे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ा सा वो क्लियर मंडे तक हो जाएगा थोड़ा सा भी, और देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट आई एम लुकिंग फॉर जो आने वाले 1-2 दिन में क्लियर होगा, तो मैं अपडेट वीडियो में आपसे कवर करूंगा जैसे ही मेरे को वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। पर मोर इम्पोर्टेंटली ये तो ऊपर की बात हो गई कि भाई कौन से लेवल हैं, क्या है आपको देखना है। जब तक ये वाला ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ 27,700 तब तक चांसेस नीचे के हैं, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड सपोर्ट वाइज हमारे लिए 26,300 दिस चैनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर फिर से अभी हमने ब्रेक किया फिर से चैनल के नीचे आ गया दैट मीन्स ये पूरा मूव जो है एक तरह से कैंसिल आउट यहाँ पर हो गया है। फंडिंग रेट की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओवरऑल फ्रीक्वेंटली चेंज होती है बेस्ड ऑन प्राइस, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो इट्स सेम। बट साथ में एक चीज़ ये भी देखनी है कि ऑलमोस्ट 7 डेज़ के अंदर ये मंथ एंड होने वाला है और अभी भी बिटकॉइन की प्राइस जो है इतना मूव करने के बाद भी 26,500 जहाँ पर 20 और 50 मंथली मूविंग एवरेज है, अभी भी हम उसके नीचे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना इस मंथ में क्या हम मैनेज कर पाते हैं ब्रेक करके ऊपर जाना इन दोनों मूविंग एवरेज के, या फिर से नीचे ही क्लोज करते हैं। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम मैक्रो अपडेट देखते हैं जहां पर इंडिया के इन्फ्लेशन नंबर्स निकल के आए अगस्त के लिए एंड इट केम अराउंड 6.83%। साथ में यूएस के CPI नंबर्स 3.7% पे आए विच इज रिलेटिवली हाई कंपेयर टू जुलाई मंथ्स इन्फ्लेशन नंबर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक हमने बात करी थी कि कैसे FSB और IMF का सिंथेसिस पेपर इंट्रोड्यूस हो चुका है एंड व्हाट डज दैट मीन, उसको लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप डेफिनेटली चेकआउट करना। उसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की भी कुछ स्टेटमेंट थी जो हमने प्रीवियस वीकली अपडेट के अंदर कवर करी थी। लेकिन लास्ट वीक यहाँ पर अजय सेठ जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर के, उन्होंने बोला कि based on the consensus which we have been in a position to which we have been able to achieve or rather build there, we will be considering those recommendations very carefully and decide our own policies and thereafter take further action. This is not to be seen in that binary. It is a framework for assessing risk has been put together. What will be as sound policies? So keeping that framework in mind, now we'll have to analyze our own position with the reference to what globally the leaders have agreed that they will travel it together. So if the given those, what should be our position will be decided in the coming months. अब देखना यहाँ पर ये कि इंडिया के अंदर इलेक्शन से पहले कुछ आते हैं क्या रेगुलेशन, लगता है आएंगे कि नहीं आएंगे, बताना आप। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लास्ट वीक यहाँ पर SEC के चेयरमैन गैरी गेंसलर ने सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने टेस्टिफाई किया था जहां पर उन्होंने क्रिप्टो के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया। Last month, the U.S. Court of Appeals for the District of Columbia unanimously ruled that the SEC's denial of Grayscale's spot Bitcoin ETF was, quote, arbitrary and capricious.
They argued that the product is mathematically indistinguishable from already approved futures products currently trading on U.S. exchanges. So my question is, can you explain what the SEC needs to see in a filing to approve a spot Bitcoin ETF? And what questions do you still need answered from issuers about the market and or market infrastructure in order to allow this to happen? I'd just like to get some clarity. Chair Gensler. Senator, I thank you for the question. We're still reviewing that decision and reviewing. We have multiple filings around Bitcoin exchange-traded products, so it's not just that one you mentioned, but it's multiple others who are reviewing them, and I'm looking forward to staff's recommendations. So it's similar questions. साथ ही में यहाँ पर गैरी गेंसलर ने एक दूसरी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी क्रिप्टो के बारे में बात करी, जहां पर उन्होंने क्रिप्टो टोकन्स को लेके ये बोला कि ज्यादातर यहाँ पर जो टोकन्स है वो सिक्योरिटीज के अंदर यहाँ पर आते हैं और नॉन कंप्लायंट हैं, एंड इसी के कारण क्रिप्टो स्पेस के अंदर मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स हैव बीन हर्ट. I think my predecessor, we have a space, this crypto space, that much of it, without prejudging any one token, much of it is under the securities laws, but unfortunately, much of it is also non-compliant. Millions of investors have been hurt in this field. The bankruptcies are too many for me to mention in the 11 minutes we have left. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, पेपैल ने इंट्रोड्यूस किया है ऑन एंड ऑफ रैम्प वेब3 पेमेंट्स, जहां पर अब यूएस कस्टमर्स अपने पर्सनल वॉलेट से क्रिप्टो को बाय और सेल कर सकते हैं पेपैल के ऊपर, और साथ में उसको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. साथ में अगर उनको कुछ यहाँ पर बाय करना है तो अपने वो पर्सनल वॉलेट से भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं. और अभी जो ये सर्विस है काफी सारी वेरियस वेब3 प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल है, स्टार्टिंग विद मेटामास्क. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस वीक की हैक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हैक नहीं हो एक वीक में, ऐसा हो कैसे सकता है. और इस बार कॉइनेक्स एक्सचेंज के ऊपर हैक हुआ, जहां पर $53 मिलियन यहां पर लूज हुए. अगर आप देखेंगे इस हैक के पीछे फिर से रिस्पॉन्सिबल थे नॉर्थ कोरियन लाजरस ग्रुप. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की बात करेंगे तो अब यहाँ पर फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो $1.5 ट्रिलियन इन एसेट को यहाँ पर मैनेज करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ETF की फाइलिंग कर ली है. तो इतने सारे अगर आप देखोगे बड़े फर्म जो है सबके सब ट्रिलियंस ऑफ एसेट्स को जो मैनेज करते हैं, एवरीवन इज नाउ रनिंग आफ्टर बिटकॉइन स्पॉट ETF. तो हो सकता है पॉसिबली यहाँ पर 2024 में कुछ अप्रूवल देखने को मिल जाए, और अगर एक अप्रूव हुआ तो बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं. क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा? बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, बाइनेंस एंड बाइनेंस यूएस के अंदर बहुत सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर रेजिग्नेशन दिया है. अभी रिसेंट रेजिग्नेशन के अंदर ब्रायन शोडर जो यहाँ पर बाइनेंस यूएस के CEO थे, उन्होंने भी यहाँ पर रेजिग्नेशन दे दिया है. हमने यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसको आप डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं. साथ ही में यहाँ पर SEC वर्सेस बाइनेंस के केस को लेकर क्या अपडेट है उसके बारे में भी हमने इस वीडियो के अंदर बता रखी है, जहां पर SEC अब ये बोल रही है कि यहाँ पर बाइनेंस यूएस के कस्टमर फंड्स का एक्सपोजर जो है वो सेफू के ऊपर है, जो इनडायरेक्टली बाइनेंस होल्डिंग और सीजी यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, और उसको लेके वो चाहते हैं कि कोर्ट यहाँ पर उनकी अपील को एक्सेप्ट करे, जहां पर वो बाइनेंस यूएस की और डिटेल बुक्स वगैरह यहाँ पर देख पाए, जिसको अभी के लिए तो यहाँ पर कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया है. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, प्रीवियस वीकली अपडेट्स के अंदर हमने कवर किया था कि कैसे वितालिक बुतेरिन का यहाँ पर एक्स अकाउंट हैक हो गया था और उसके ऊपर मैलिशियस NFT क्लेम लिंक पोस्ट हुआ था, जिसमें काफी लोगों ने यहाँ पर पैसों को लूज किया था. तो उसको लेके वितालिक बुतेरिन हैज स्पोकन, जहां पर उन्होंने ये चीज बोला कि वो यहाँ पर एक विक्टिम बने थे सिम स्वैप को, जहां पर किसी ने सोशली इंजीनियर करके उनके T-Mobile का मोबाइल नंबर यहां पर चोरी कर लिया और उनके अकाउंट के ऊपर टेक ओवर कर लिया. ऑल्दो अब उनका जो अकाउंट है उनको वापस यहां पर मिल गया है, लेकिन बाय दैट टाइम लॉट ऑफ डैमेज वाज डन. और वितालिक बुतेरिन का ये बोला था कि इस हैक से उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि यहाँ पर फोन नंबर जो है इट इज सफिशिएंट यहाँ पर किसी का भी पासवर्ड रीसेट करने के लिए, चाहे 2FA उस पर लगाओ कि नहीं लगाओ. साथ में उन्होंने भी बोला कि उनको भी अपना फोन नंबर इसलिए ऐड करना पड़ा था क्योंकि उनको यहाँ पर करेंटली एक्स का जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है वो बाय करना था. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, यहाँ पर बात करेंगे डॉइच बैंक की, जो जर्मनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है एंड अराउंड $1.4 ट्रिलियन वर्थ ऑफ एसेट्स को यहाँ पर मैनेज करता है. तो उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर टॉरस के साथ पार्टनरशिप करी है, जहां पर आने वाले टाइम पे वो अपने क्लाइंट्स को क्रिप्टो कस्टडी यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे. बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, नेक्स्ट बिग न्यूज है जापान से, जहां पर जापान आने वाले टाइम पे थोड़े से रिलैक्स रूल्स लेके आना चाहते हैं स्टार्टअप्स के लिए, जहां पर स्टार्टअप्स जापान के अंदर अगर उनको फंडिंग रेज करनी है तो ट्रेडिशनल स्टॉक्स की जगह वो क्रिप्टो के थ्रू भी यहाँ पर फंडिंग को रेज कर सकते हैं. तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स. हम नेक्स्ट देखते हैं इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स. अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम देखते हैं फन फैक्ट ऑफ द वीक. तो ऑन 10th ऑफ सितंबर एक बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन हुआ, जहां पर किसी ने 0.074 BTC अराउंड $1900 यहाँ पर सेंड किए थे. लेकिन जब ट्रांजैक्शन फी करने की बात आई तो वहां पर उन्होंने अराउंड 19 BTC मतलब यहाँ पर $500,000 वर्थ ऑफ फीस जो है सिर्फ $1900 का ट्रांजैक्शन सेंड करने के लिए यहाँ पर पे कर दी. अब जो यहाँ पर इतनी बड़ी जो ट्रांजैक्शन फी करी थी, बाद में पता चला कि ये पेपैल ने करी थी, जहां पर पेपैल के स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया कि हाँ ट्रांजैक्शन हमारा है, लेकिन गलती यहाँ पर पैक्सोस की है, जो बेसिकली यहाँ पर स्टेबल कॉइन मैनेज करते हैं यहाँ पर पैक्सोस का.
जहां पर जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करना था तो उन्होंने गलती से यहां पर ओवरपे कर दिया। ऑल्दो पैक्सोस और उनके क्लाइंट जो उनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट इसका यहां पर नहीं है, एंड इनफैक्ट यहां पर उन्होंने एक्सेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन फी पे भी करी थी अब वो उनको यहां पर वापस माइनर ने रिफंड कर दिया। तो गाइस ये हो गया इस बार की वीकली अपडेट्स। अगर आपको वीकली अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दो, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर लो, एंड व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर। बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस।